बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, ये जो वीडियो है ये अभी हमारा मिड टर्म का जो एग्ज़ाम हुआ था फिज़िक्स का, उस मिड टर्म के फिज़िक्स एग्ज़ाम की जो पेपर है उसका मार्किंग स्कीम या पेपर का सॉल्यूशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। मिड टर्म का पेपर 2022 का जो आपका था अभी क्लास 10th फिज़िक्स का, इस, इसके अंदर इस वक्त अभी मैं सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इसे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास। जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वो, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि स्क्रीन पे डिस्प्ले सही हो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द अबव डायग्राम शोज द टोटल इंटरनल, इसमें से कौन सी डायग्राम ऐसी है जो टी आई आर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, एक मिनट, एक एक मिनट पहले इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। एक मिनट में लगाइए इसको। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव डायग्राम शोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें से कौन सी डायग्राम जो है वो टी आई आर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर टी आई आर परफॉर्म नहीं हो रहा क्योंकि डेंसर से रेयर, यहाँ पे डेंसर से रेयर में मुमकिन था, लेकिन आप जानते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर ये इंटरनली रिफ्लेक्ट बैक नहीं किया जा रहा। तो ये दोनों जो हैं इनके ऊपर तो टी आई आर परफॉर्म नहीं होगा। इसके अंदर देखें तो देखें ये पॉइंट ये सारे पॉइंट्स वो हैं जिसमें टी आई है, क्योंकि डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सी और डी के अंदर देखिए ये वाला पॉइंट जो है ये डेंसर है, ये रेयरर है। तो ये वाला पॉइंट भी क्या चीज़ परफॉर्म करेगा, ये दोनों पॉइंट्स पे टी आई आर परफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा, सी एंड डी जो है वो टी आई आर जो है वो परफॉर्म कर रहा है। वट आर द टू कंडीशन, अगला क्या है कि वो कौन सी दो कंडीशन है नेसेसरी फॉर टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की द रे शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम होना चाहिए पहला। और तीसरा क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन देयर क्रिटिकल एंगल, यानी कि एंगल आई जो है वो एंगल सी से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो ये अगर एंगल आई एंगल सी से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या होगा कि टी आई आर परफॉर्म होगा। तो आपने ये दो कंडीशंस लिख दी नेसेसरी कंडीशन। अगला कह रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इफ इट्स क्रिटिकल एंगल इज 45। अब ये आप जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल के लिए हमारे पास या तो आप फॉर्मूला ऐसे लिख के कर दिया इन्होंने, ये भी ठीक है, क्योंकि यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूंकि आप डेंसर से आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन, वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये फॉर्मूला। ये लेकिन किसके लिए होता है, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। लेकिन जब आप डेंसर टू रेयरर आते हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ईटा इज इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई ले रहा हूँ, यानी कि चेंज होता है। तो यहाँ पे देखें साइन आर ओवर साइन आई जब आप लेके करेंगे तो साइन आर, अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के लिए साइन आर अपॉन साइन, क्रिटिकल एंगल जो है वो साइन सी के बराबर हो जाएगा और रिफ्रैक्टेड एंगल जब 90 डिग्री होगा, यानी कि ये किस तरीके से लिखा गया साइन 90 ओवर साइन ऑफ सी, ये फॉर्मूला इसका डिराइव होता है। और साइन 90 चूंकि 1 के बराबर होता है तो इसका फर्दर डिराइव्ड फॉर्मूला ईटा के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए होता है 1 अपॉन जो आपको लिखना चाहिए था साइन सी, यानी कि ये सब कुछ लिखने की आपको फिर ज़रूरत नहीं थी। आप सिर्फ और सिर्फ कौन सा फॉर्मूला याद रखते हैं, 1 अपॉन साइन सी। तो 1 अपॉन साइन सी, 1 किसकी जगह, साइन 90 की जगह 1 आ गया और ये नीचे साइन सी है। तो साइन 1 अपॉन साइन सी जो है वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन साइन 45, 1 ओवर साइन 45। तो ये 1 ओवर साइन 45 आया, 1 अपॉन साइन 45 जो होता है 0.7271 होता है, तो 1.33 जो भी वैल्यू आ रही है। अब मैंने चूंकि बाज बच्चे कह रहे थे कि कैलकुलेटर हमारे पास नहीं था, इसकी वैल्यू हमें याद नहीं थी, तो मैंने इसके बावजूद भी नंबर दे दिए हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रहे कि फॉर्मूला इज 1 अपॉन साइन सी क्रिटिकल एंगल के रिलेटिवली अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कहा। अगला देखें,
कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड, एक कॉन्वेक्स लेंस है उसको प्लेस किया गया है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के दरमियान में प्लेस किया गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसकी फिगर ड्रॉ करता हूँ तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे इमेज जहाँ पे बन रही है वो स्क्रीन है, इसके दरमियान में आपने कॉन्वेक्स लेंस रखा है। तो ऑब्जेक्ट से लेंस तक का डिस्टेंस होता है पी, लेंस से स्क्रीन तक का डिस्टेंस होता है क्यू। तो ये कह रहे हैं द डिस्टेंस गेट अ रियल मैग्नीफाइड थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज हो, यानी कि एम जो है वो किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे, 3 के बराबर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के दरमियान फासला कितना है, 60 सेंटीमीटर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन का क्या पी प्लस क्यू, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो आपके पास 60 सेंटीमीटर। तो पी प्लस क्यू कितने के बराबर होगा, 60 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है पी प्लस क्यू, लेंस टू द स्क्रीन, लेंस टू द ऑब्जेक्ट टू लेंस एंड लेंस टू स्क्रीन, जो कि पी प्लस क्यू, और ये पी प्लस क्यू खुद किसके बराबर है, 60 के बराबर है पी प्लस क्यू। तो इसमें जो इक्वेशन आ रही है, जो मेजर मेन इक्वेशन है वो ये है कि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब P प्लस क्यू 60 हो गया, मैग्निफिकेशन 3 के बराबर है। तो देखिए मैग्निफिकेशन M जो होता है मैग्निफिकेशन, वो बराबर होता है Q अपॉन P के। अब P के ऊपर मैग्निफिकेशन खुद 3 के बराबर है, तो ये लिख दिया जाएगा 3 इज इक्वल्स टू Q अपॉन P। तो Q जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 3P के बराबर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास भी Q इज इक्वल्स टू 3P आया, और इन्होंने भी यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू 3P कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे P प्लस क्यू इज इक्वल टू 60 जो आया था, उसमें इस Q की जगह इन्होंने, इस Q की जगह इन्होंने क्या चीज़ लिख ली, 3P लिख दिया। Q जो है वो किसके बराबर है, 3P के बराबर है, तो इन्होंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया किस चीज़ से, 3P से। तो P प्लस 3P जो होगा वो 4P हो जाएगा, और 4 से कैंसिल कर देंगे तो आपके पास 15 सेंटीमीटर। P की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 15। अब अगर P 15 आ गई है तो Q निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि या तो इस पहली वाली इक्वेशन में रखें या इसमें। अब अगर यहाँ से मैं Q निकालने के लिए जाऊंगा तो वो 60 माइनस P हो जाएगा, और 60 माइनस P का मतलब क्या हो गया, 60 माइनस 15। ये आंसर आ जाएगा आपके पास 60 माइनस 15, 45 सेंटीमीटर। तो आपके पास Q भी आ गया और आपके पास P भी आ गया, यही आपको रिक्वायर्ड था। ये 45 सेंटीमीटर, यहाँ पे इनके पास भी 45 यूनिट जरूर लिखा करें, यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखे हैं, P जो है ये 15। तो इसके थ्रू ये आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते, P और Q भी मिला। अच्छा, कैटेगराइज द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई, इन्होंने यहाँ पे जस्टिफाई नहीं किया है आंसर को। पहला वाला ट्रू है, लाइट ट्रेवल स्लोअर इन ग्लास देन एम्प्टी स्पेस। बताइए क्या रीजन हो सकता है, पहले तो ये बताएं कि ग्लास के अंदर स्लोअर होगी एज कंपेयर टू एम्प्टी। तो हम क्या कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ, क्या लिखेंगे, ग्लास इज मोर देन स्पेस। क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होती है तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो ग्लास के अंदर, बस ये आपके पास रीजन होगा। सो द वेलोसिटी ऑफ इन द ग्लास इज स्लोअर एज कंपेयर टू द, ग्लास में स्पीड जो होगी, वेलोसिटी वो स्लो होगी, और स्पेस में वेलोसिटी भी जो होगी वो क्या होगी। अब अगला कह रहे हैं व्हेन द लाइट ट्रेवल्स, जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम ग्लास टू एयर, यानी कि ग्लास टू एयर का मतलब क्या है, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर में लिखा हुआ भी है, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। सो बात बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल का मतलब क्या है कि अब आप यही लिखेंगे कि फ्रॉम डेंसर टू रेयरर स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड जो होगी वो बढ़ेगी, विच इंक्रीज जो कि बढ़ा देगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये इसका रीजन।
तो पहला वाला जो है ये बेंडिंग टूवर्ड्स कह रहा है, तो ये फॉल्स इस वजह से, तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्थ। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। कह रहे हैं पावर ऑफ लेंस जो है उसको डिफाइन करें। तो पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन खाली फोकल लेंथ नहीं, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग, विच इज मेजर्ड। एक और चीज मिसिंग होगी कि मेजर्ड इन, ये आपने लिखना था, यहाँ पे नहीं लिखा, मेजर्ड इन मीटर्स, कि उसको किसमें मेजर किया जाए, मीटर। तो वो यहाँ पे आपने इंक्लूड नहीं। इसका फॉर्मूला पी इज इक्वल टू 1/f, ठीक लिखा है। अगला का है इसकी यूनिट डायोप्टर होती है, भी सही। पावर ऑफ लेंस जो होती है वो किसके बराबर होगी, 1/f। लेकिन f में जो 20 लिख रहे हैं, ये 20 के बजाय होना चाहिए था यहाँ पर 0.20, यानी कि दैट शुड बी मेजर्ड इन मीटर्स। तो 1/0.20 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे गालिबन 5 आंसर आ जाएगा। तो ये 5 डायोप्टर जो है वो आपको रिजल्ट देगा। अगला देखें, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20, एक ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्वेक्स लेंस था, इसके सामने ये ऑब्जेक्ट रखा गया कितने सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे। पी है, ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर पे। व्हेन द फोकल लेंथ, जबकि इसकी फोकल लेंथ जो है वो कितनी, 10। एफ जो है फोकल लेंथ वो किस पे आ रही है, 10 पे आ रही है। इसका मतलब क्या, फोकल लेंथ जो है वो एफ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आ गई। अब इस ऑब्जेक्ट को 20 पे रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो बनेगी, ऐसे ही देखूं तो वो क्या बन रही होती है, 2f। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, तो इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट 2f। जो रूल यही कहता था कि पहले टकरा के यहाँ से, दूसरी ऐसे, तो ये यहाँ पे इमेज बन जाएगी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि P आपको इतना दिया है और F जो है वो 10 सेंटीमीटर है। F जो है वो कितने सेंटीमीटर है, 10। तब 1/p प्लस Q इज इक्वल टू PF अपॉन P माइनस F। तो PF अपॉन P माइनस F का आंसर क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों आपस में क्या बराबर, तो नॉन मैग्नीफाइड, यानी कि सेम साइज देने, मेजर रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, नेचर ऑफ इमेज। और अगर साइज की बात की जाएगी तो मैग्निफिकेशन इसमें नहीं आएगा, कि सेम साइज इमेज फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, कंप्लीट द डायग्राम, राइट द नेचर, साइज, पोजीशन ऑफ एन, इसको कंप्लीट करना है। डायग्राम यहां तक दी हुई थी। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं इस पे दिखा दूं तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको, ओरिजिनल पेपर पे अगर हम देख लें तो ज्यादा सही से समझ में आएगा। इनके डायग्राम बनाने में ये है, जैसे इसमें अगर आप देखें तो ये इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या था कि यहाँ पे मैं शेप्स में जाता हूँ। ये जो पहली लाइन थी, व्हेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, एक लाइन फोकस से गुजार देंगे आप ऐसे करके, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँ ताकि आपको नजर आए। अच्छा, सेकंड लाइन जो हमने ड्रॉ करनी है, ये वाली, ये जहां से आ रही थी इसी डायरेक्शन में ये यहां से निकल जाए, ठीक है, सेम डायरेक्शन, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन होगी और ये जहां से आ रही है ये वहीं से पास ऑन जाएगी। अब ये जहां से पास ऑन हो रही है, यहां पे अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, ए इधर ऑब्जेक्ट। अगर तीसरी लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो तीसरी लाइन यहाँ से यहाँ पे आई है, तो ये ए ऐसे स्ट्रेट गुजरेगी, तो ये इसी पॉइंट के ऊपर। बस ये चीज जहन में रहे कि एफ और 2f के इन बिटवीन इमेज बननी चाहिए, क्योंकि ये बियॉन्ड एफ रखा है। स्मॉल एंड साइज होगी, इनका डिस्टेंस कम होगा, तो ये तमाम चीजें। नेचर क्या होगी, रियल होगी। साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। और पोजीशन क्या होगी, इन बिटवीन एफ एंड 2। अगला देखें, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड आई। कंपाउंड के अंदर ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। सबसे पहली लाइन जो है वो आप यहां से स्टार्ट करेंगे और कहां तक लेके आएंगे, इस लेंस तक लेके आएंगे, पहले लेंस तक। ये आ गई। दूसरी लाइन को हम यहां से लेंस से गुजारेंगे और कहा, फोकस से गुजार देंगे आगे। आपने अपनी कॉपी पे भी ऐसे ही कहा।
नेक्स्ट लाइन दोबारा से इसके हेड से लाएंगे और इसके ऑप्टिकल, ये यहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर था उधर से पास कर, आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो ये लाइन इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही होंगी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा सा डार्क कर लें ताकि ये दिखाई दे, ये आपके पास एक इमेज बन जाएगी। अब अगले के लिए क्या करेंगे, आप फिर से शेप्स लें। अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, पहली रे जो है वो पास कहाँ से होगी, इसके हेड से चलेंगे आप, इसके हेड से चलेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इससे टकराएगी। इसको रेड कलर में कर लें ताकि ये दिखाई दे, ठीक है। और दूसरी रे यहाँ से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, तो ये आपने इसको फोकस से, ठीक है। अगली रे के लिए क्या करेंगे, इसके गुजरेगी कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके रखिएगा क्योंकि ये नीचे मिलानी है, ठीक। अगर मैं इसको यूं भी रखूं तो आपने आखिर में लाके बैक एंड के ऊपर मिलानी है। वैसे होना ये चाहिए कि इसको हमें थोड़ी सी ऊपर करके ड्रॉ करना चाहिए। देखिए मैं भी आपको बताता हूँ कि कैसे ड्रॉ होगा ये। इसको ज़्यादा क्योंकि ये जाएगा तो विद इन द फोकल लेंथ आ गया, तो ये थोड़ी सी कैसे ड्रॉ होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा यूं करके ड्रॉ करें ताकि ये ऊपर की तरफ जाए, गुजरना यहाँ से चाहिए था, ये लेंस को थोड़ा सा आगे होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद आपने क्या करना है, इसको बैक एंड के ऊपर प्रोसीड कर, बैक एंड पे प्रोसीड करने का मेथड क्या होगा, एक लाइन यहाँ से आएगी, ये बैक एंड पे प्रोसीड होके, और दूसरी लाइन यहाँ से आएगी बैक एंड पे प्रोसीड, ये इधर से जब ये आएंगी तो ये इन दोनों को आपने यहाँ पे नीचे लाके एक पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं, मर्ज अप करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो इमेज होगी ये इस जगह पर एक लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होगी, लेकिन ये इमेज जो होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, तो शेप आउटलाइन डैशेस में होगी, ठीक है। इसको भी ब्लैक कर लें, डैशेस में कर लें इसको, यस, ठीक है। तो यूं आपने इसको क्या करना था, ड्रॉ करना। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसका सोल्यूशन अगर मैं कोई एक देखूँ तो आप ये देखिए कि यहाँ पे ड्रॉ किया गया, देखें पहला वाला हिस्सा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, यहाँ से गुजरी इधर से, दूसरी इन्होंने सेंटर से गुजारी और एक ऑब्जेक्ट। फिर इस ऑब्जेक्ट की पहली रे देखिए ये स्ट्रेट गई है, यहाँ से गुजर गई, दूसरी यहाँ से, और इन्होंने इसको प्रोसीड करके एक पॉइंट के बाद मर्ज किया और यहाँ पे इमेज बनाई। तो ये बिल्कुल परफेक्ट और सही जो इसको कहते हैं कि सही मेथड के थ्रू ड्रॉ करें, वो उनके पास यही है। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following lens is convergent, इसमें से कौन सा ऐसा है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होता है, सेंटर से थिक होगा और एज जो होंगे वो क्या होंगे, थिन होंगे। अब यहाँ पे देखिए सेंटर से थिक कौन कौन सा, देखें ये सेंटर से थिक है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी विड्थ है, ये सेंटर से विड्थ है इसकी, ये भी सेंटर से विड्थ है, ये भी विड्थ है और ये भी विड्थ है। अब कॉर्नर की विड्थ देखें, ये एज है, ये इसका एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है और ये भी एज है। यहाँ पे चेक करें तो सेंटर से थिन, कॉर्नर से थिक, नहीं। इधर भी चेक करें
सेंटर से थिन और कॉर्नर से थिक, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखें, सेंटर से थिक कॉर्नर से थिन, देखें सेंटर से थिक कॉर्नर से थिन, सेंटर से थिक कॉर्नर से थिन, सेंटर से थिक कॉर्नर से थिन, फिर थिक फिर थिन। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो क्या होंगे, करेक्ट। तो इसका आंसर होगा ए सी डी ई, ए डी ई सी भी इसमें इंक्लूड हो। कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस आर थिन फ्रॉम द एजेस, एजेस से थिन होगा और सेंटर से क्या होगा, थिक होगा। आगे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन डायग्राम, और इसमें से कौन सा ज्यादा डेंसर है। पहली डायग्राम में एंगल ऑफ इंसिडेंस 43 दे रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या दे रहे हैं, रिफ्रैक्शन 27। तो साइन आई अपॉन साइन आर होता है 43 अपॉन 27। अब साइन 43 की वैल्यू ये दी हुई है और 47 की और 27 की वैल्यू ये दी हुई है, दोनों को रख के डिवाइड किया 1.5 में। दूसरे क्लास के लिए साइन 47 दे रहे हैं और 24, तो साइन 47 और 24 को रख के ये इन वैल्यूज को रख के डिवाइड किया, तो आपकी डिवीजन पे आया आंसर 1.8। अब हम कंपेयर करेंगे 1.51 और 1.82, तो दैट इज मोर। तो जब आपके पास बी जो है वो मोर वैल्यू आ रही है रिफ्रैक्टिव, तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा डेंसर होगा, वो लाइट। स्पीड भी इधर ज्यादा होगी, इधर कम, इधर इधर कम होगी, दूसरी तरफ ज्यादा। अगला, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप है। अब रिफ्रैक्टिंग के लिए आपको देखिए दोबारा से देखने का, ये दिया था। तो देखिए इसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखें पहली बीम ये जो जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो आपके पास एफ नॉट है, ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाके ये सारी रेज जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, मैंने करना ही ऑब्जेक्टिव पे कन्वर्ज। तमाम रेज जो है वो कन्वर्जेंस कहाँ पे आ रही है, ऑब्जेक्टिव। तो ये अगर आपने ड्रॉ किया है सबसे पहले तो एक नंबर से, दूसरे के अंदर ये स्ट्रेट लाइन जाएगी और यहां से पहले ये पास होगी कहाँ से, एफ ई से, आई पी से, और दूसरी लाइन जो होगी वो कहाँ से गुजरेगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी लाइन जो है वो कहाँ से गुजारेंगे हम, इसके ऑप्टिकल सेंटर से, ये गुजरेगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को हम प्रोसीड करेंगे बैकएंड के ऊपर। पहले इसको प्रोसीड कीजिए बैकएंड पे, यहाँ पे आ गए, फिर इसको प्रोसीड करें बैकएंड पे, ये इसको प्रोसीड करें। देखिए यहाँ कहीं पे मिल रहा है ये, तो इमेज जो होगी वो ए यहाँ से यहाँ तक की एक बड़ी इमेज आएगी और ये डॉटेड लाइन में होगी। डॉटेड में क्यों होगी, क्योंकि ये इमेज जो है वो वर्चुअल, तो ये इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप फिगर देखें तो ये इसने ऐसे ही बनाई है कि पहले यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया फिर बैक एंड के ऊपर। यहाँ पे ना एरोज जरूर बनाए और यहाँ पे आंख भी बनाया करें ताकि पता लगे कि आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। अगला देखें, ये पॉइंट्स दिए हुए थे, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है यहाँ पर, और ये इमर्जेंट रे। पहला क्वेश्चन क्या है, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट स्टेशनरी ट्रांसमिटिंग अल्ट्रासाउंड वेव। वेव एक अल्ट्रासाउंड है जिसकी फ्रिक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज है। ये चीज क्या है आपके पास, इसकी फ्रीक्वेंसी है, सी बैट से रिफ्लेक्ट कर रही है, आफ्टर कितने सेकंड्स के बाद वो पहुंच रही है, आफ्टर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ टाइम 0.3 के बाद जो वापस पहुंच रही है वो आफ्टर 0.3 से। तो अब आप देखिए कि वेलोसिटी आपको दी हुई है, आपको वेव की, आपका वेलोसिटी को तलाश करना 1400 मीटर पर सेकंड। देखिए वेलोसिटी ऑफ वेव 1400 मीटर, 30 किलो हर्ट्ज, और तीसरी चीज टाइम जो है वो आपको दिया हुआ है 0.3 सेकेंड्स। फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा,
वी की जगह, और एफ की जगह एफ की 3 किलो हर्ट्ज आता है, 30 किलो हर्ट्ज आता है, 30,000 हर्ट्ज। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा की वैल्यू निकाली, तो ये इतने मीटर्स आ गया। ठीक है, अब लैम्डा का मतलब क्या हो गया, एक वेवलेंथ जो आई है ना उसकी वैल्यू। अब आपके पास फॉर्मूला क्या, एस इज इक्वल टू वी थी, तो एस क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल मल्टीप्लाई बाय वी इंटू टी। अब वेलोसिटी कितनी दी गई है 1400, और टाइम कितना दिया गया है 0.3। तो आपके पास जब आप डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा। इसका मतलब क्या है कि सी बेड तक पहुंचने में और सी बेड से वापस होने में, यानी कि डबल डिस्टेंस आ रहा है, इसके लिए टाइम टी कितना लग रहा है 0.3 सेकेंड्स। तो 0.3 सेकेंड से जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है, पहले यहाँ से यहाँ नीचे आने का, और फिर यहाँ से यहाँ वापस जाने का, जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ गया 420 मीटर्स। लेकिन अब आप जानते हैं कि हमने 420 मीटर्स को नहीं, हमने तो सिर्फ डेप्थ मालूम करनी है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑल द वे फ्रॉम सी बेड इज बैक टू द शिप, ये जो आया ये टोटल डिस्टेंस आया आने और जाने का। सिंगल डिस्टेंस के लिए यू विल हैव टू डिवाइड इट बाय 2, तो 210 मीटर्स जो है वो आपके पास कंप्लीट कवर्ड डिस्टेंस आ जाएगा, और डेप्थ ऑफ द सी। अगला क्या है, अल्ट्रासाउंड की आपसे क्या पूछा है कि अल्ट्रासाउंड वेव फ्रीक्वेंसी हायर देन द अपर ऑडिबल लिमिट ऑफ हियरिंग, यानी कुछ सुनाई नहीं देगा। राइट 6 यूजेस, तो देखिए इन्होंने यूजेस लिखे हुए हैं कि अल्ट्रासाउंड सिस्टम विद हायर ऑडिबल ह्यूमन ईयर इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक मेडिकल और टेक्निकल फील्ड्स होती हैं। अब वो है क्या क्या, आर यूज टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे ऑब्जेक्ट्स को इन ह्यूमन ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत टाइनी स्मॉल होते हैं उनको देखने के लिए या उनको रिकग्निशन के लिए इस्तेमाल किया। अल्ट्रासाउंड मेडिकल फील्ड आर यूज टू डायग्नोस्टिक के लिए भी इस्तेमाल होता है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू रिमूव द ब्लड क्लॉट फ्रॉम आर्टरी। अच्छा, सिर्फ इसी के लिए नहीं होती, ये किडनी स्टोन्स की रिमूवल के लिए भी इस्तेमाल। अल्ट्रासाउंड यूज टू गेट पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड की पिक्चर्स को, और उसको डायग्नोस करने के लिए भी हम क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड, तो ये मेडिकल का। इट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन, डेप्थ ऑफ ओशन की मेजरमेंट के लिए, और उसके लिए हम क्या सोनार सिस्टम। इट इज यूज टू सी द क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मशीनरी, यानी कि जो हैवी मशीनरी होती है। इसके अलावा शोल ऑफ फिशेस के लिए इस्तेमाल होता है, हिडन ट्रेजर्स अंडर द ग्राउंड लाइक ऑयल की फाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम अच्छा, इसके अलावा बैक्टीरिया किलिंग के लिए भी यूज़ होता है वाटर्स में। और किसी एक ने शायद लिखा भी था, ये ज़बरदस्त चीज़ थी कि जो मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं उसके अंदर भी ये होता है कि अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो किसी वाइब्रेटर के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, तो जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं, वो उस फ्रीक्वेंसी की साउंड से बाहर भागते हैं, दूर भागते हैं, तो वहाँ पे मच्छर रहते भी नहीं है, रह नहीं पाते। तो मुमकिन है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्ट्रासाउंड की यूजेस में। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, बिल्डिंग अप ऑफ चार्जेस। तो आपने इसके 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, यानी कि 3 यूजेस लिखने हैं और 3 हैजर्ड लिखने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब स्टडी ऑफ चार्ज विद व्हेन इट इज रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। इट इज यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। अब कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, एक इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रो पाउडर पेंटिंग के अंदर, एयर क्लीनर में, और फोटोकॉपियर में भी इस्तेमाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक हैव लॉट्स ऑफ हैजर्ड्स लाइक, देखिए आपके पास फायर एक्सप्लोजर एक्सपोजर होता है, लाइटनिंग हो सकती है, और थंडर स्टॉर्म के अंदर जो लाइटनिंग होती है वो बेसिकली इसी के। ठीक है, इसके अलावा थंडर स्टॉर्म तो नहीं लिखे आप, आपको चाहिए था कि आप यहाँ पे मेंशन करते, थंडर स्टॉर्म के बजाय आप यहाँ पे लिख देते इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन जो है, या जो आपको करंट लगता है, वोल्टेज जो लगता है, वो उसका भी डेंजर यहाँ पे मौजूद। अब पेंटिंग फर्स्ट द कार इज नेगेटिवली, शुरू में गाड़ी को क्या करते हैं नेगेटिवली चार्ज, एंड द नोजल ऑफ द स्प्रे इज पॉजिटिवली चार्ज व्हेन वी स्टार्ट स्प्रेइंग। अच्छा, इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट है, स्मूथली एंड एफिशिएंटली, बेस्ट लिखा है, बहुत जबरदस्त। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि ज़रूरी नहीं है कि हम गाड़ी को नेगेटिवली चार्ज करें। बाज़ दफ़ा ये भी कहते हैं कि इसको जब हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडक्शन, तो हम ये कहते हैं कि गाड़ी जो होती है वो स्टार्टिंग के अंदर क्या होती है, न्यूट्रल होती है। कार जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। जब गाड़ी न्यूट्रल हुई तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आप नोजल से स्प्रे
के ड्रॉपलेट को सेंड करेंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज है सपोज। जब वो गाड़ी के बिल्कुल करीब यहाँ पे पहुंच रहा है नेगेटिवली, तो इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिव को बाहर अवे मूव करा देता है और इसकी जगह यहाँ पे कौन सा चार्ज बिल्डअप हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो होती है वो ऑपोजिट चार्ज बिल्डअप कर देती है करीब पहुंच के, और करीब पहुंच के जब वो चार्ज बिल्डअप करेगी तो ये नेगेटिव उस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा स्मूथली। तो इसको इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का के फिनोमेना में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको ला सकते हैं। एयर क्लीनर, फर्स्ट मैश ऑफ द नेगेटिवली चार्ज एंड, अच्छा मैश इज नेगेटिव, जो मैश होता है उसको शुरू में हम क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं, एंड सेकंड मैश और दूसरा मैश जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। डस्ट पार्टिकल मूव फ्रॉम फर्स्ट मैश बिकम नेगेटिव, शुरू में डस्ट पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, एंड व्हेन दे मूव फ्रॉम द सेकंड मैश दे अट्रैक्ट बाय द, या तो खुद से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको साइड पे रख के अट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से एयर जो होती है वो क्लीन है। तो ये तो आपके पास इनके यूजेस हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हैजर्ड्स के अंदर क्या क्या आएंगे, एक तो लाइटनिंग का है कि नेगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द क्लाउड्स होगा बाय फ्रिक्शन, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड व्हेन दे आर अट्रैक्टेड बाय समथिंग ऑन द ग्राउंड दे स्टार्ट जंपिंग ऑन टू द ग्राउंड। अच्छा, अब ये अट्रैक्ट समथिंग बाय द ग्राउंड को आप इंडक्शन लिख सकते थे कि ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस, यहाँ पे क्या लिख लें आपके, ड्यू टू इंडक्शन द ग्राउंड बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ग्राउंड, एंड व्हेन दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स समथिंग दे स्टार्ट्स टू जंप, जब जब ऑपोजिटली चार्ज हो गया तो वो जंप कर जाएगा ऑन टू द ग्राउंड एंड प्रोड्यूस स्पार्क एंड लाइटनिंग। और फिर इसका रिमूवल के लिए आप क्या करते हैं, ये भी मेंशन कर देते हैं कि हम रिमूवल के लिए विल यूज ग्राउंडेड इलेक्ट्रोड्स ऑन ह्यूज बिल्डिंग्स। अब फायर एक्सप्लोजन के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज क्लासेस तो प्रोड्यूस करेगा किस चीज को, फायर को। और इलेक्ट्रोक्यूशन के लिए आप लिख सकते थे कि व्हेन जो वायर होगा when it touches the body of the metallic casing of any electrical device, तो उसमें भी क्या होगा कि the electrical charge is highly deposited on its surface, and when we touch it they will pass through our body to the ground and electrocution would be there। तो इस तरीके से आप ये करके इसको इलेक्ट्रिक्यूशन के लिए भी थर्ड पॉइंट लिख सकते थे, लेकिन मैंने उसके ऊपर नंबर दिए 1000। इसके बाद क्या है कि एक डायग्राम दी गई है इलेक्ट्रिकल सर्किट की, तो इसमें सबसे पहले इसको प्रूफ करना था, चूंकि डायग्राम जो है वो सीरीज सर्किटरी की है, तो वेलोसिटी वोल्टेज जो होंगे तीनों के समअप के इक्वल होंगे, करंट जो होगा वो तीनों के समअप के इक्वल नहीं, ये यहाँ पे गलत दिया, चूंकि सिंगल पाथ है तो ये सारे इक्वल होने चाहिए, ये यहाँ पे समअप के इक्वल नहीं होगा, ये तीनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो V इज इक्वल टू आई आर आई I2 I3, करंट इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे बाद में ये लिख रहे हैं कांस्टेंट, जब कांस्टेंट लिख रहे हैं तो ऊपर की इक्वेशन चेंज होनी चाहिए। तो अब यहाँ से करके इन्होंने किया तो R1 + R2 + R3 आया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वोल्टेज तमाम वोल्टेजेस का सम जो है वो 9 वोल्ट के बराबर है, तो सम अप करेंगे तो इट मींस कि व्हाट वी विल गेट, जो V3 वोल्टेज होगा वो 2 वोल्ट है, ताकि सम अप 9। अच्छा, अब किसी भी एक रजिस्टर से आप क्या करें, कोई भी एक रजिस्टर उठा के किसी भी एक से अगर आप करंट निकालते हैं जो कि 5 एम्पेयर, 4/8 का मतलब क्या हो गया कि 8 वाला, ये देखिए ये 8 वाला रजिस्टर है, ये 8 का वोल्टेज है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसमें से गुजरने वाला करंट, जितना करंट इसमें से गुजरेगा उतना ही इसमें से, उतना ही से इसमें से, उतना ही यहाँ से निकलेगा, तो सारे करंट क्या हो जाएंगे सेम, तो 0.5 आ गया। तो अब द वैल्यू ऑफ करंट एट I3, तो वैल्यू ऑफ करंट I3 जो है वो कितना है, 0.5 है। तो अगर हमने रेजिस्टेंस R3 निकालनी है तो R3 इज इक्वल टू V3/I3, V3 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और I3 जो है वो 0.5 के बराबर, डिवाइड कर देंगे तो 4 ओम्स आएगा। तो इस तरीके से। अच्छा, स्टडी ऑफ वेव वाइब्रेशन एंड साउंड, एकॉस्टिक्स कहलाता है। एकॉस्टिक प्रोटेक्शन इज दैट, देखिए खाली एकॉस्टिक जो है वो क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ वेव वाइब्रेशन एंड साउंड कहलाता है। यानी कि अगर मैं साउंड या उसकी वाइब्रेशन या वेव, साउंड वेव्स को स्टडी करूं तो एकॉस्टिक्स कहलाता है। लेकिन अगर मैं उसी साउंड या एकॉस्टिक्स को प्रोटेक्शन करने के लिए जाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, अनडिजायरेबल साउंड्स को मैं क्या करा दूंगा, एब्जॉर्ब करा दूंगा, और उसको करने के लिए सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं, अनडिजायरेबल। सिग्निफिकेंस ऑफ एकॉस्टिक्स को इन्होंने क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो आप बताइए कैसे होगा।
It is the technique of using soft and porous material to reduce noise pollution. अब जब हम ये करते हैं अनडिजायरेबल साउंड को रिमूव कर दें या नॉइस पॉल्यूशन को रिड्यूस कर दें, नॉइस पॉल्यूशन को, दोनों का काम एकॉस्टिक प्रोटेक्शन में हो। एकॉस्टिक्स नहीं होगा, इसको हमें यहाँ लिखना चाहिए था एकॉस्टिक्स प्रोटेक्शन। तो एकॉस्टिक प्रोटेक्शन में ये चीज आती है कि हम उसको क्या करते हैं, नॉइस पॉल्यूशन को कम। एकॉस्टिक्स स्टडी ऑफ साउंड कहलाता है। अब एडवांटेजेस क्या होगा एकॉस्टिक प्रोटेक्शन के? एडवांटेजेस, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा रिस्क ऑफ डेवलपिंग ईयर लॉस, यानी कि आपके कान की समात चले जाने, यानी कि समात है उसको जाने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एकॉस्टिक प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। Acoustic protection plays an important role in making the environment healthy and it is greatly reduce noise pollution. Acoustic protection के थ्रू हमारे पास क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन जो होता है उसको हम बड़ी हद तक क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। Acoustic protection also improve the health of the people of lowering the level of stress. अगर आपने कम कर दिया तो स्ट्रेस का लेवल क्या हो जाएगा, कम। हाइपरटेंशन एंड एग्रेशन इन द पीपल, लोगों के दरमियान में जो हाइपरटेंशन या एग्रेशन होती है या लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है, जो एकॉस्टिक प्रोटेक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके लेवल को हम अप कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थी लेवल को अप। एकॉस्टिक प्रोटेक्शन इज क्वाइट चीप, बहुत सस्ती होती है। इजी एज बाय यूज ऑफ सम सिंपल एंड सॉफ्ट पोरस मटेरियल, नॉइज कैन बी रिड्यूस सच एज थिक कर्टन एंड ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे नॉइज को। इसके अलावा आपने वो भी देखा होगा कि वो by making the roof in concaved shape, जिससे आप क्या कर सकते हैं, the places where the sound is not reaches directly, they can reach through the phenomena of reflection to the fall ceilings। ठीक है ना, तो आप इसको इस तरीके, acoustic protection absorb undesirable and reduce the reverberation। अच्छा देखिए, अनडिजायरेबल साउंड को अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इको प्रोड्यूस, रिवर्बेशन का मतलब क्या है, जो इको प्रोड्यूस होगा इसको वो क्या करेगा, कम करेगा। तो इको आपका देखा होगा कि कमरे के अंदर अगर सामान ना रखा हो तो जो बार बार साउंड टकरा के वापस आ रही होती तो वो उसको भी हैंडल करने के लिए। ये क्वेश्चन जो था ये इंपॉर्टेंट था, इसको अक्सर देखें। अच्छा जी, इसके अंदर अगर आप चेक करें तो आपको पता चलेगा देखें, अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो आप ये समझेंगे। देखिए बेटे, यहाँ पे आपको किस चीज के ऊपर बताना है, यहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि दो फिनोमेना है रिपल टैंक के अंदर। क्या क्या आता है, एक फिनोमेना रिफ्रैक्शन का, एक डायफ्रैक्शन। याद करें, रिफ्रैक्शन के लिए जो कंटेनर होता था उसमें यहाँ तक वाटर भरा होता था, ये पानी होता था पूरा। ठीक है, इस पानी के अंदर हम दो डिफरेंट मीडियम जनरेट करने के लिए यहाँ पे क्या करते थे, एक ग्लास स्लैब प्लेस करते थे। अब ग्लास स्लैब प्लेस करने से यहाँ पे डेप्थ जो थी वो डीपर रीजन होता था, ये डीपर था, और यहाँ पे शैलोअर रीजन। ठीक है, ये क्या था, शैलो था। तो जब वेव्स डीपर रीजन में ट्रेवल करती थी उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती थी, नॉर्मल वेवलेंथ। लेकिन जैसे ही शैलोअर में आती थी इनकी वेवलेंथ क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। देखिए ऐसी फिगर बनानी थी, यानी कि रिफ्रैक्शन इज गोइंग टू बी डन और परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट मीडियम। अब यहाँ पे कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो ये रिपल टैंक की एग्जांपल से आपने बताना। तो व्हेन वी प्लेस, ये मेंशन करना होगा कि व्हेन वी प्लेस अ ग्लास स्लैब इनसाइड द वाटर इन सच अ वे, क्या वो क्या हो जाए, कंप्लीटली डिप हो जाए। So when the waves generated by the vibrator, when they travels in the deeper region, their wavelength is more. But when it enters into the shallower region, due to the uh, more resistive forces in the shallower region, the increase in the density of the medium, what will happen? इसकी wavelength reduce हो जाएगी और velocity भी क्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे wavelength भी reduce होगी और velocity भी क्या होगी, reduce होगी, but no change on its frequency। ठीक है, तो ये हम रिफ्रैक्शन में करते। तो अब देखिए, शो द अबव डायग्राम, रिपल टैंक होता है। द रिपल टैंक इज यूज किस लिए इस्तेमाल होता है, टू स्टडी द फिनोमेना ऑफ वाटर वेव्स, के फिनोमेना को स्टडी करने। अच्छा, इन्होंने यहाँ से रिफ्लेक्शन से स्टार्ट किया, हमने रिफ्लेक्शन नहीं, हमने रिफ्रैक्शन से करना था। तो रिफ्लेक्शन आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ये किसी और का दिया हुआ है तो वो मैंने उसमें से निकाल के आपको ये चीज
इट इज द बेंडिंग ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन क्या होता है? वेव की बेंडिंग होती है व्हेन दे एंटर्स फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम मीडियम इनटू अनदर मीडियम। कैसे बनाया मीडियम? एग्जांपल आगे, प्लेस अ ग्लास स्लिट हॉरिजॉन्टली, अ ग्लास स्लैब हॉरिजॉन्टली, one on the ripple tank at the other side such that the side become deeper। एक साइड के ऊपर क्या होगा? डीपर हो जाएगा और दूसरे पे शैलोअर रीजन क्रिएट हो जाएगा। विल प्रॉपरली प्रोपगेट इन द डायरेक्शन फ्रॉम डीपर। अब जब प्रोपगेट करेगा डीपर से शैलोअर रीजन में, तो डिपेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल और रिड्यूसिंग, क्या कर देंगे? रिड्यूस वेलोसिटी है वेवलेंथ। क्या होगा? जो कि क्या कहलाएगा? जिस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? वर्ड। अच्छा, इसके लिए क्या होगा कि व्हेन द इफ वी प्लेस, if we create a slit by using two different cardboards placing in front of each other, so when the ray strikes, जब रे उस स्लिट, भाई देखिए ये हो गया रिपल टैंक, ये वाटर है आपके पास इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? वी आर प्लेसिंग टू कार्डबोर्ड इन सच अ वे कि अ स्लिट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन दम। इनके दरमियान में यहाँ पे क्या हो जाए? एक स्लिट फॉर्म हो जाए। अब क्या होगा कि व्हेन द प्लेन वेव्स आर जनरेटिंग हियर, when it strikes on the slits, it transformed, ये क्या हो जाएगी? बंद, चेंज हो जाएगी किस चीज में? सर्कुलर वेव्स। तो इट शोज कि रेज आर, इफ प्लेन वेव्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सर्कुलर वेव, तो इट शोज स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, स्प्रेडिंग ऑफ वेव थ्रू ऑब्स्टिकल। तो ये अब आप लिख सकेंगे ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो ये, इसको आपने विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल एक्सप्लेन करना था। फिर आप फर्दर ये भी लिख सकते हैं कि इफ वी इंक्रीज द साइज ऑफ द स्लिट, the rate of diffraction is going to be reduced, and if the size of the slit is comparable with the wavelength, तो आपके पास डायफ्रैक्शन जो होगी वो ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट जो है वो इसके ऊपर आपने मेंशन कर देते। तो यहाँ पे आपका ये पेपर का पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट